अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया की करीबी दोस्त फराह गोगी के असासों के हवाले से होशरुबा मालूमात सामने आने लगी हैं। मीडिया पर आने वाली तफसीलात के मुताबिक फराह गोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ है और फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं, जबकि फराह गोगी के गैर ज़ाहरी मगर मलकियती असासे 3,825 मिलियन रुपए हैं। फराह गोगी के सिर्फ 3 सालों में ज़ाहरी असासों में 420% और गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% तक का इजाफा हुआ। ये असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं, जबकि एहसन जमील गुजर और बाकी रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। SCCP के रिकॉर्ड के मुताबिक फराह गोगी कई कंपनियों में हिस्सेदार भी हैं। 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड PTI हुकूमत को मिले। फराह गोगी ने 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून से 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई। ये 240 कनाल की कीमती जमीन फ्रंट पर्सन फराह गोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई। इस रिश्वत के एवज PTI हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए हर्जाना केस की पैरवी से इज्तनाब किया। 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहिदा किया। फराह गोगी ने 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत ली गई रकम रेगुलराइज कराई गई। फराह गोगी ने 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन रेगुलराइज करवाया। जबकि इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वजीर और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का कहना है कि अफसोस इस बात का है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ किसी के साथ मुखलिस नहीं थे। घर की तिजोरी में पैसे आ रहे थे, फराह गोगी भेज रही थी, उस्मान बुज़दार भेज रहे थे और KP से भी आ रहे थे। ये कैसे मुमकिन है कि घर में पैसे आ रहे हों और सरबराह को ना पता हो? उन्होंने हमारे साथ जो किया तो किया। तो मुझे याद आता है कि उस वक्त के लीडर में सिर्फ एक कमी थी, वो किसी के साथ भी मुखलिस नहीं था। हमें क्या समझाता था? मदीना की रियासत। और उसके बाद हाल क्या था? घर में तिजोरी में पैसे आ रहे थे, फराह गोगी इकट्ठे करके भेज रही थी, माशाल्लाह बुज़दार साहब भेज रहे थे, KP से आ रहे थे, तिजोरी अपने घरवाली के पास थी और माशाल्लाह आंखों में पट्टी बंदी। कि कोई ऐसा जा रहा है जिससे भी तिजोरी भरी जा रही हो और जरा सरबराह करता उन्हें पता ही ना लग रहा। जबकि रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में DPO से पटवारी तक ट्रांसफर पोस्टिंग का शेयर जाता था। इस दौर में ठेकों के और तकर्रो तबादलों के रेट मुकर्रर थे। ठेके से पहले और बाद में कमीशन लिया जाता था। फराह गोगी के पहले 95 करोड़ के ज़ाहरी असासे थे जो 4 अरब 52 करोड़ हो गए। फराह गोगी के असासाजात में इजाफा चेयरमैन PTI के दौरे हुकूमत ने हुआ। फराह गोगी ने 240 कनाल जमीन एक प्रॉपर्टी टाइकून से क्यों ली थी? फराह गोगी को अपने असासों का जवाब देना होगा। जमील गुजर का और फराह गोगी का पंजाब में तूती बोलता था। रेट निकले हुए थे पोस्टिंग ट्रांसफर के, डेवलपमेंट के ठेके कई 100 अरब के मनपसंद ठेकेदारों को जाते थे। ठेके से पहले अलग कमीशन लिया जाता था और ठेके के बाद अलग कमीशन लिया जाता था। मैं गवाह हूं इस बात का कि पंजाब के अंदर DPO से लेके पटवारी तक जो ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी उसमें शेयर जाता था। इमरान नियाजी के इक़्तिदार में आने से पहले 95 करोड़ रुपए कुल ज़ाहिरी असासों की मालियत है। ये 3 सालों के अंदर 4 अरब 52 करोड़ पर चली जाती है और जो गैर ज़ाहिरी असासे हैं वो इसके अलावा है। तो अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन किसी को पता क्यों ना चला, और अगर पता था तो इस पर एक्शन क्यों ना लिया गया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये दावा करते थे कि उन्हें मियां बरादरान जरदारी साहब की करप्शन का पता है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि उन्हें फराह गोगी की करप्शन का इल्म नहीं था, और अगर उन्हें इल्म था तो उन्होंने फौरी कार्रवाई क्यों ना की? ये वही फराह गोगी हैं जिनकी सबसे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हिमायत की थी। उन्होंने इसका दिफा किया था, लेकिन सवाल यह है कि फराह गोगी खुद अपने दिफा में पाकिस्तान नहीं आ रही। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब शामिल कहेंगे। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम पंजोता साहब ने भी। सबसे पहले
हसन साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। हसन साहब, इतना कुछ हो गया, किसी को पता ही नहीं चला, और अगर किसी को पता भी था तो उस पर कार्रवाई क्यों ना की गई? ऐसी भी क्या मजबूरी थी? नहीं, मजबूरी क्या थी? इवन के उस वक्त के जो DGISI थे और आज के मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने बतौर DGISI चेयरमैन तहरीक इंसाफ, जो कि उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उनको बताया कि ये जो मामलात आपके घर से चल रहे हैं, जो करप्शन की, अजब करप्शन की गज़ब कहानियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं, वो सारी की सारी खोल कर उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सामने रख दी थी। और वो बतौर प्राइम मिनिस्टर, बजाय कि उनको सराहते, उनको कहते हैं कि बिल्कुल आपने जो है एक अच्छा और एक करप्शन का मामला, बदनवानी को जो है वो उसकी निशानदेही की है, ये करने की बजाय उन्होंने जो है वो शदीद ऑफेंड हो गए। और ऑफेंड होने के बाद उन्होंने उस वक्त के जो चीफ आर्मी स्टाफ थे जनरल बाजवा को बताया कि जी मैं इनको बतौर DGISI नहीं रखना चाहता। तो ये तो एक जो तारीख है वो हमारे सामने है और ये हालिया तारीख है, और ये बात, इसका इजहार मैं नहीं कर रहा, ये कोई इंकशाफ मैं नहीं कर रहा, इस बात का तो इजहार जो है वो जो अब्दुल अलीम खान साहब हैं वो कर चुके थे। और उन्होंने जो है वो टीवी इंटरव्यूज़ के अंदर बरमला इस बात की, इसकी जो है वो इसका इजहार किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के अपने ही करीबी साथी और उस वक्त के जो कैबिनेट मिनिस्टर थे फैसल वोडा साहब, वो भी ये बात बयान कर चुके हैं। तो फराह शहजादी साहिबा का जो उस वक्त का जो चाल चलन था, जो करप्शन की कहानियां थी, वो तो हर जो पंजाब का जो नॉन आदमी है उसके इल्म में थी। तो ऐसी करप्शन की जब कहानियां, जब आप जो आम आवाम की जुबान के ऊपर आ चुकी हों, वो तमाम लोगों को मालूम थी, तमाम लोग कैबिनेट के जो वफाकी जो वज़रा थे या सूबाई वज़रा थे उनके भी इल्म में थी। लेकिन इसके बावजूद जब ये करप्शन की निशानदेही हुई तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने उस वक्त के वज़ीर आला को उन्होंने कहा जी कि ये वसीम अकरम प्लस हैं, उनको ये टाइटल दिया। उसकी वजह ये थी कि जारी बात है कि जो करप्शन का हिस्सा था, जो लाइन थी, वो बज़ाहिर उनके घर पहुंच रही थी, और फरज शहजादी के पास क्या इख्तियार था कि वो किस तरीके से ये पोस्टिंग, ट्रांसफर, तमाम चीजें मैनेज कर रही थी। और कोई बिजनेसमैन क्यों करके उनको फेवर्स दे रहा था, 5 कैरेट की अंगूठी पेश कर जो उनको पेश की जा रही थी उनकी अलिया को। तो जारी बात है, जो इस दुनिया में कोई फ्री ड्रिंक्स नहीं होती। जब कोई बंदा आपको कोई तोहफा देता है, इतना कीमती तोहफा देता है, यानी 5 कैरेट की अगर अंगूठी जो है VVS1 का अगर वो हीरा है, तो वो तो मतलब कई करोड़ रुपए का जो है वो हीरा है। तो इतनी जो कीमती मालियत के तोहफे जब वो वसूल कर रहे हैं, उनके घर में आ रहे हैं, तो वो उनको अगर इल्म नहीं था, अगर उनको इल्म नहीं था, एक मिनट के लिए ये बात कर लें कि तोहफों का उनको इल्म नहीं था, तो जिस बंदे को अपने घर का इल्म नहीं था, वो उसको मुल्क के हालात का क्या इल्म था फिर? फिर वो हसन साहब ये बताइए, देखिए जितनी भी करप्शन के मियार आपके सामने आता जो है वो सामने आ रहे हैं, उसमें या तो फराह गोगी का नाम आ रहा है या उस्मान बुज़दार का आ रहा है, दीगर लोगों के नाम भी आए, उन्होंने जेलें भी काटी, उन्होंने केसेस का सामना भी किया। तो इन 2 शख्सियात का जो नाम आ रहा है, तो क्या इन शख्सियात ने अपना दिफा खुद करना है या इसके जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं या उनकी हुकूमत थी उस वक्त की? नहीं, देखिए, फराह शहजादी साहिबा का नाम आ रहा है बुशरा बीबी के साथ, और बुशरा बीबी जो है वो डिपेंडेंट थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की। तो ये आप किस तरीके से एक्सक्लूड कर सकते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इस मामले से? यानी इमरान खान साहब की तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अवाम ने वोटें दी थी इमरान खान साहब को, उन्होंने बुशरा बेगम को वोटें नहीं दी थी। लोगों ने वोटें दी थी, इक़्तिदार में तक पहुंचाया था, या सहूलतकारी के जरिए भी उनको अगर इक़्तिदार मिला था, तब भी वो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे जो इमरान खान साहब थे। फरज जो शहजादी थी, उनके क्या स्टेक्स थे जी? वो कभी MPA बनी है? कभी उन्होंने कोई इलेक्शन लड़ा है? उनके पास कोई पब्लिक ऑफिस था? नहीं था। सेनेटर तो वो बनने लगी थी ना, कागजात भी जमा करा दिए थे, फिर बाद में वापस ले लिए उन्होंने। सर, ऑफिस तो होल्ड नहीं किया ना। जी खान साहब, आप भी समझदार आदमी हैं, मामलात को समझते हैं। यानी अगर आप बात करें तो ये इसी तरीके से है कि एक बंदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर की एहलिया करप्शन कर रही है, अगर वो खुद कर रही है या उसकी फ्रंट पर्सन जो है वो फरज जो थी वो फरज शहजादी थी। तो ये तो इतना सिंपल मामला है। अब इसको अगर डिस्प्यूट करना है तो डिस्प्यूट जरूर करें, लेकिन ये मामला कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाना है। ये मामला जो है आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जाएगा। नईम पंजोता साहब, सर ये बताइए, जैसे कि बात हो रही है कि मदीना की रियासत की तो बात करते रहे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, लेकिन इतनी करप्शन क्या जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती थी? बहुत शुक्रिया बड़े नवाज जी। हसन अयूब साहब ने तजिया तो नहीं दिया, तजिया निगार हैं। उन्होंने तो एक जो है, जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हसन साहब ने भी यूं ही कह दिया जनाब कि बिल्कुल उन्होंने
वसीम अकरम प्लस कहा, क्योंकि वो करप्शन करते थे और सारी दास्तानें करते थे। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जिस तरह से हटाई गई और जैसे उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जैसे नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मंडियां लगाई गई और उसके बाद मुकदमात की बुछाड़ शुरू हो गई। अब मुकदमात जितने बनाए गए, ज्यादातर इमरान खान साहब का रोल क्या था जी, के दफा 144 की, यानी कि वो रैली उन्होंने निकाली अदलिया के हक में, उसके हक में, इसके हक में, आइन के हक में, तो लिहाजा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। 3 से 4 केसेस उन्होंने ऐसे बनाए जो कि वो बड़ा सोचते रहे कि केस उनके ऊपर बनाया जाए जिससे उनको जो है वो कवर किया जाए जी। नंबर 1 जी तोशाखाना केस। अब देखें, घड़ी का जो इल्ज़ाम था जनाब के आपने घड़ी ली है, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कानूनी प्रोसेस करके तो उसकी कीमत अदा की और उस कीमत को जो कि पहले रेट था उससे डबल ट्रिपल रेट देकर उन्होंने वो घड़ी ली। अच्छा, उसके साथ साथ जहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ और वो जो मामला है ना जी, जिन्होंने जो कानून के मुताबिक इजाज़त दी नहीं, उसके ऊपर कोई जो है वो बात नहीं हो रही और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, अलकादर ट्रस्ट आ गया जी। इसी तरह से बीबी साहिबा को रोजाना नैब की तरफ से नोटिस भिजवाया जाता है कि आप आ जाएं, वो उसमें ट्रस्टी हैं और वो अलकादर ट्रस्ट जो केस बनाया गया है, अब आप देखें कि वो 90 मिलियन वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं, इमरान खान के अकाउंट में नहीं। नईम साहब, पंजोता साहब, सर ये सुन लें सर, आप तो वो दूसरी बात कर रहे हैं, मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूं। फराग गोगी ने सिर्फ 3 सालों में जो उनके जारी असासों में 420% इजाफा हुआ और जो उन्होंने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए थे 15,300% उसमें इजाफा हुआ और ये तमाम इजाफा 3 साल हुकूमत में हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सर ये कैसे हो गया, ये क्या जादू है? गुजारिश सुन लें, मिसाल के तौर पर अलीम खान साहब जी इमरान खान साहब के साथ अटैच थे, या परवेज खट्टर या जितने भी थे, तमाम लोगों के एसेट्स निकालें, ठीक है, और इमरान खान के भी एसेट निकालें, नवाज शरीफ और इस सारी पार्टी के इनके भी तमाम के निकालें। इमरान खान ने तो सारी मनी ट्रेल दी है, क्या उनके एसेट से इमरान खान के या बुशरा बीबी के एसेट में इजाफा हुआ है? बात यह है कि अगर कोई बिजनेस करके, कोई कारोबार करके, या अगर किसी ने किसी जगह के ऊपर करप्शन की है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके साथ अगर किसी बंदे की दोस्ती है तो आप लगाएंगे कि जनाब ये जो सारा मामला है ये इमरान खान के खाते में आता है। अब जो करप्शन का इल्जाम लगाया जा रहा है, आप उसको उसके ऊपर करें ना, केस बनाएं, आप करें वो अपने। अच्छा ये बता दें, जो भी करप्शन हुई उनके दौर में उसकी जिम्मेदारी खान साहब पे है या नहीं है? भाई किस तरह से है जिम्मेदारी? वही अलीम खान ने जिसने सोसाइटियां सारी बनाई हैं, अगर उसके ऊपर इमरान खान ने उसके ऊपर एक्शन लिया है, या जो है वो आपका जहांगीर तरीन अगर उसने शुगर के अंदर कोई मामला किया है तो उसके ऊपर पंजोता साहब आपकी गुफ्तगू में ना आपके जो दोस्त है ना हसन अयूब साहब, वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनकी जानिब भी आऊंगा, आपकी जानिब भी दोबारा वापस आऊंगा, लेकिन महमूद मौलवी साहब जो कि रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उन्होंने लिया है, महमूद मौलवी साहब यहाँ पर नईम पंजोता साहब ये कह रहे हैं कि अगर कोई करप्शन पीटीआई दौरे हुकूमत में हुई भी है तो उसकी जिम्मेदारी उन खान साहब पे तो नहीं है ना, वो जिन्होंने की है उनसे पूछें। तो आप समझते हैं कि वाकई जिम्मेदारी उनकी नहीं थी? खान साहब तो वही है ना जो फराग गोगी के दिफा के लिए सबसे पहले मैदान में आए थे। देखिए वो जो कह रहे हैं ना, उनका मेरे ख्याल से जो मैं अभी देख रहा हूँ सुबह से चल रहा है, तो अब तक तो हमने मिसाक जमहूरियत बनाए, मिसाक मईशत की बात करते, मेरे ख्याल से एक मिसाक करप्शन भी बना ले, क्योंकि अब तो देखे ना खान साहब के घर से करप्शन का भी इशू आ गया, उससे पीपल्स पार्टी के पास भी करप्शन का इशू, PMLN में भी करप्शन का इशू। देखिए ये जो है फराग गोगी खान साहब की एहलिया की बहुत अच्छी दोस्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा सिर्फ एक सवाल है ये मेरे भाई से, खान साहब ने अपने पार्टी के लीडर्स को क्यों कहा था जब फराग गोगी का इशू उठा था कि तुम लोग जाओ और मीडिया में फराग गोगी को डिफेंड करो? ये मुझे इनका जवाब दे। देखें बात यह है कि अगर इमरान खान साहब के या उनके घर वालों के साथ आप एक झूठे बहतान लगाएंगे, जैसे मर्डर होता है जी क्वेटा में, प्रेस कॉन्फ्रेंस इधर कर दी जाती है कि इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, घर में पुलिस छापा मारती है, तोड़ फोड़ करती है, दरवाजे तोड़ती है, वहां पर कहते हैं जी कि 4 दिन बाद कि जनाब वहां पर फलानी डायरी मिल गई है, जादू मिल गया है, वो मिल गया है, ये मिल गया है। गुजारिश ये है कि जब तोहमत आएगी तो जवाब तो उसका देना होगा। आपके पास अगर सबूत हैं उनके खिलाफ तो आप लीगली तौर पर करें। देखिए वो तो सबूत नहीं है ना, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, नवाज शरीफ को क्यों छोड़ के आते थे?
नवाज शरीफ को क्यों चोर कहते थे, फिर आसिफ जरदारी को क्यों कहते थे? प्रोपेगेंडा बनाने के लिए सारा करते। देखिए खान साहब दूसरों को तो बड़े आराम से कहते थे कि जी फलाना चोर, ठीक है ना। नवाज शरीफ को PMLN को कहते थे, पीपल्स पार्टी को कहते थे, मगर अब अपने लोगों की बात आती है तो वो कह रहे हैं, आप हमारे भाई कह रहे हैं कि उन इंडिविजुअल्स को पकड़ो। तो फिर तो ऐसे मेरे ख्याल से मरियम नवाज पर फिर केस क्यों बना? वो भी तो उसके हिस्सा नहीं थी, मरियम नवाज भी हिस्सा नहीं थी, तो उस पर केस देखिए मरियम नवाज की बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने प्रॉपर्टियां भी हैं, और जब उन्होंने इनकार किया कि मेरा इनके साथ कोई लेन देन नहीं है, और उनके वालिद ने और उनके भाइयों ने सब ने आकर बयान दिया, कोई कहता था कि जी नहीं मरियम के नाम पर है, कोई कहता था कि जी नहीं एवनफील्ड है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है जी, वो कागजों में हमने दुबई की प्रॉपर्टी बेची थी। तो वो तो सारी चीजें सामने है ना। तो अगर उसमें ऊपर उन्होंने बात की है कि इस इशू के ऊपर की है और मुल्क का सिर्फ जो है सत्यानाश किया अपने अकाउंट प्रॉपर्टी को भी, मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे निकलते हैं, कभी किसी को जो है वो अटैक करवा दिया जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, को डिफेंड करना ऐसा है अकाउंट के सामने है। देखिए फराह गोगी को मेरे भाई डिफेंड कर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मेरे ख्याल से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि सबको पता है कि वो क्या थी, ठीक है ना, और क्या कर रही थी। अब उसको डिफेंड करना तो खान साहब ने भी यही बिल्कुल जी मौलवी साहब, ये उन्होंने भी, खान साहब ने भी सबसे पहले डिफेंड किया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैंने कहा आज भी मुझे याद है, यकीन करे खान साहब की सबसे बड़ी गलती कि वो पार्टी के सीनियर लीडर्स को फोन करके कह रहे थे तुम लोग जाओ जो है इसको डिफेंड करो, और जिसमें लीडर्स कह रहे थे हम इनको कैसे डिफेंड करें, वो खान साहब जाके जाके तुम लोग डिफेंड नहीं करते। उस वक्त जी सबने ये बात कही थी, खान साहब को भी शायद पता था। और बात यह है कि खान साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। हसन साहब की जानिब भी हम आएंगे, और सिस्टम से उन्होंने टक्कर ली, फराह गोगी करप्शन के हवाले से उनको बताया गया, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी, वो इसमें कुछ ना कर सके, ऐसी भी क्या बेबसी थी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ अहम मामला पर मजीद बात होगी, आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले आगे बढ़ाते हैं। हसन अयूब साहब, यहाँ पे तो जो दलाइल सामने आ रहे हैं नईम पंजोता साहब के, वो भी बड़ी मुदल्लल दलील दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये तो खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई, एब्सोल्युटली नॉट कहा उन्होंने, और सिस्टम उनके खिलाफ हो गया, और यही वजह है कि तमाम केसेस बन गए। ठीक है जी, फराह गोगी का नाम आ रहा है तो जवाब तो उन्होंने देना है, तो इसकी जिम्मेदारी खान साहब पे कैसे बन गई? देखिए जी, मैंने पहले आपको ये अर्ज की थी बात कि जो DGMI थे, DGMI से प्रमोट हुए जनरल आसिम मुनीर जो है वो बतौर DGISI, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो है मेजर जनरल से जब लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर उनको तरक्की मिली तो वो मेजर जनरल के ओहदे पर थे DGMI। जब वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर आए तो वो DGISI बने। तो DGMI और DGISI एक बंदा रहा हो तो क्या वो इल इन्फॉर्म्ड आदमी है? क्या उसका कोई इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं है? क्या इतलात का फुकदान होगा उसके पास? क्या वो गलत बयानी करेगा कि जब उसने अपने वज़ीर आज़म को कहा कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब आप अपने घर के अंदर देखें, आपकी अहलिया और उसकी जो दोस्त हैं वो ये गुल खिला रही हैं, तो जब ये बात उनको बताई तो इस बात के ऊपर उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब वो ऑफेंड हुए। अब ये बताएं कि अब जो है नईम हैदर साहब को एक जो है ना वो जिद करनी है। इनकी क्वालिटी ये है, नईम हैदर साहब की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इंतहाई कमजोर केस होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस इंतहाई कमजोर होता है, लेकिन बड़े ऐसे तरीके से उसको डिफेंड करते हैं। इसकी इनकी वकालत को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं। लेकिन बात यह है कि इनकी वकालत की वजह से सच को झूठ और झूठ को सच नहीं किया जा सकता। हकीकत यही है, ये वही फरज शहजादी है जिसके घर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का निकाह हुआ था बुशरा बेगम से। ये वही फरज शहजादी है जो कि बनीगाला में पाई जाती थी। ये वही फरज शहजादी है जिसके जो खामंद है एहसन जमील गुज्जर, जिनको तलब किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डीपीओ पाकपतन के ट्रांसफर के ऊपर। ये वही है, इनके पोस्टिंग ट्रांसफर्स के अंदर इनकी मुदाखलत थी। जब इनको बुलाया गया, जब उनके तमाम मामलात हुए तो वो दुनिया ने देख चुकी थी। ये जो बतौर यानी वजीर आला इख्तिदार संभालते ही पहला महीना डेढ़ महीना था तो उस्मान बुज़दार साहब को सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया था। देखिए बात यह है कि जब वो यहां से एब्सकॉन्डर हो चुकी हैं, उनके रेड वारंट्स जारी हो चुके हैं, लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली सिस्टम यह है कि आपने किसी बंदे को अगर मुल्क से वो फरार हो चुका है तो उसको पाकिस्तान लाने के लिए थ्रू इंटरपोल आपको जाना है। तो एक कानूनी कार्रवाई, एक तरीकाकार है, उस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। पेशरफ स्लो जरूर है,
लेकिन मैं आपको ये यकीन से बता सकता हूं कि फरहत शहजादी साहिबा को पाकिस्तान ले आया जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वो कोई यूरोप में नहीं है, वो जिन ममालिक के अंदर, वो जिस मुल्क के अंदर वो मौजूद हैं, तो वहां से उनको पाकिस्तान लाना कोई नामुमकिन नहीं होगा। लेकिन ये कह देना कि फरहत शहजादी से आप इमरान खान साहब को डिटैच कर दें, अलग कर दें, ये तो मतलब दिन के टाइम बंदा कह दे कि ये रात है, ये बात मानने वाली है नहीं ना। वो मेरे भाई बड़ा जोर लगाकर गुफ्तगू कर रहे हैं नईम हैदर साहब, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। वो जो है ना, वो कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो दलील लेकर आते हैं। लेकिन बात ये है कि फिर भी वो सच को जो है वो झूठ नहीं करार दे सकते और झूठ को सच नहीं बना सकते। नईम साहब, आपको तो 10/10 नंबर मिल गए हैं और हसन साहब ने पूरे मार्क्स आपको दे दिए हैं। और आप अगर केस लड़ें फराह गोगी का, तो आपको लगता है इतना कमज़ोर केस है कि उनको वो आसानी से केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा? और क्या इस बेस पे आप उनको वापस बुलाना चाहेंगे? बुलाना नहीं चाहिए वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ने? बहुत शुक्रिया भाईजान। मेरी बड़ी वाज़ेह तौर पर गुजारिश ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, जितने प्रोपेगेंडे कर लें फर्क नहीं पड़ता। आप देखें ना, ये अलीम खान साहब हों या उनके जो दीगर साथी रफ़का हों, जब वो खान साहब के साथ थे उस वक्त खान साहब बिल्कुल ठीक थे, खान साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो ही उन्होंने देखा कि अब जो है ना मामला जो है ना दूसरी तरफ चला गया है, तो उन्होंने आकर मैदान में इस तरह की तोहमतें लगाना शुरू कर दी। और ये सिलसिला एक जगह पर रुका नहीं है। जो ही इधर से पेपर वो मंजर आम पर आते हैं तो सारे के ऊपर, उनके घर वालों के ऊपर अटैक करते हैं। और ये आप अटैक शुरू से देख रहे हैं, हो रहे हैं अभी तक। मुझे एक चीज बता दें कि जितने इल्जामात लगाए गए हैं, ठीक है जी, कोई एक ये कोर्ट के अंदर साबित कर चुके हैं? कोई एक साबित नहीं कर पाया, क्योंकि केसेस इनके बहुत वीक हैं। कोर्ट के अंदर कोई केस नहीं है इनका। सिर्फ ये पॉलिटिकल ये गेन, ये समझते हैं कि तोहमत लगा के उनका गिराव लोगों में गिराया जा सकेगा, वोट जो है वो उनका कम हो सकेगा, या PMLN का, या जिनको सहूलतकारी दी जा रही है, रेड वारंट की ये जो बात कर रहे हैं, ठीक है जी, वो भी बात करनी चाहिए कि क्या नवाज शरीफ जो इख्तियारी थे उनके लिए भी कोई ऐसा अमल बनाया गया? नहीं, ये सिर्फ उस शख्स के लिए तो आपकी हुकूमत ने बनाना था ना भाईजान, वो तो आपकी हुकूमत नहीं मैदर साहब, उस टाइम वफाकी हुकूमत थी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की, ये उन्होंने बनाना था। आज देखें एक तरफ मीडिया के ऊपर पाबंदी है, एक तरफ आप देखें तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर पाबंदी है। सर मीडिया पे क्या पाबंदी है? आप तो उसी मीडिया पे बैठे हुए हैं और खुल के बात भी कर रहे हैं। पाबंदी लगा दी। और दूसरी तरफ मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, इमरान खान की तस्वीर चला के दिखाएं, उनका नाम उधर चला कर दिखाएं। चेयरमैन आप नाम ले लें, आपको किसने रोका है? वो तो मैंने कई दफा नाम ले लिया इसमें ना। हम तो 2-3 लोग रह गए ना जो आकर नाम ले रहे हैं। नहीं पंजोता साहब, ये जो गैर मामूली असासों में इजाफा हुआ है, आपको ये वाकई गैर मामूली, आपको नॉर्मल बात लग रही है? जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था, 420% उनके ज़ाहरी असासों में 3 सालों में इजाफा हुआ, 15,300% उनके गैर ज़ाहरी असासों में इजाफा हुआ। सर ये पाकिस्तान है, यहाँ पर इतने 3 सालों के अंदर इतना बड़ा इजाफा आपके लिए मामूली बात है? ये देखिए, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनके एहसासों में गैर जरूरी तौर पर इजाफा हो गया तो वो अपनी डिटेल देंगी कि मेरी प्रॉपर्टी मैंने बेची, मैंने कारोबार किया, मैंने उस जगह पर इन्वेस्टमेंट की, मेरी बाहर इन्वेस्टमेंट थी। सर वो तो फेस ही नहीं कर रही ना, वो तो फेस ही नहीं कर रही। गुजर साहब भी बाहर हैं, वो भी बाहर हैं, वो तो फेस ही नहीं कर रही। अगर आप देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक बात कहते थे, वो कहते थे चोरी नहीं की तो तलाशी दो। तो आप खुद ये कह रहे हैं कि इतना वीक ये केस है, अगर उन्होंने चोरी नहीं की, करप्शन नहीं की, तो फिर तलाशी क्यों नहीं देते ये लोग? दे रहे हैं, इमरान खान साहब तो दे रहे हैं, उन्होंने हर चीज दी है, बीबी साहब के सारे अकाउंट सारे सामने हैं, उन्होंने तो बिल्कुल दी है। अब उस जो फर्द है, शहजादी हैं, उनके ऊपर अगर आपने कोई ये समझते हैं कि जनाब उन्होंने करप्शन की, ये किया वो किया, तो उसके ऊपर केस दर्ज करके जो कानूनी है कार्रवाई वो की जाए। ठीक है, आप यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बहतान लगाने के लिए इमरान खान के ऊपर, और वो भी कोर्ट देखेगी कि क्या केस ठीक है जी, है, उसके बाद आप महमूद मौलवी साहब देखें जी, नईम पंजोता साहब तो ये कह रहे हैं कि ये तो सरासर झूठ है, ये इल्जाम तराशी है, ये बहतान तराशी है। केसेस हैं तो अदालत में साबित करें। बात तो उनकी वैसे ठीक है, अगर अदालत उनको डिक्लेयर कर देती है कि वो गिल्टी हैं तो फिर तो वो कंफर्म उन्होंने करप्शन की होगी। मौलवी साहब बताओ, मेरे भाई अभी कह रहे थे ना कि जैसी हुकूमत गई और इसके ऊपर जो है खान साहब पे इल्जाम दे रहे हैं
और ये तो मेरा कहना यही है कि जो खान साहब जो फौज की तारीफें करते थे, जैसे उनकी हुकूमत गई तो बाजवा साहब बुरे हो गए, पूरी फौज बुरी हो गई, फौज के ऊपर हमला जायज हो गया। जब तक जो हुकूमत में थे फौज बहुत अच्छी थी। और देखें, खुदा के वास्ते इस पार्टी को तबाह करने वाली फराह गोगी और बेगम साहिबा थी। आज मैं आपको बताऊं कि अगर वो नहीं होती तो इमरान खान भी कहीं से कहीं होते और पार्टी भी कहीं से कहीं होती। बहुत अच्छे थे, ये मैं आपको आज बता दूं। खान साहब की तबाही के जिम्मेवार, ये मैं आप ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, फराह गोगी और उनकी बेगम साहब है। जितने पुराने लोग हैं वो यही कहेंगे। मैं खान साहब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर अच्छा ये बताएं, ये जो आपने बात की है, क्या इस बात का चेयरमैन पीटीआई को पता है? बिल्कुल इनको पता है। वो बोलते हैं ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी कर रहे हैं। अच्छा महमूद मौलवी साहब, ये बताइए, ये जो करप्शन के केसेस जितने सामने आ गए हैं और नई से नई डिटेल्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, सर इसका कुछ होगा भी? और इन केसेस के बाद, इन मामलात के बाद आपको लगता है चेयरमैन पीटीआई के लिए आइंदा आने वाले दिन मजीद मुश्किल हो जाएंगे? देखिए, बदकिस्मती ये है कि ऐसे किसी केसेस के, चाहे किसी पार्टी के हो, मैं बड़े इंडिपेंडेंट बात करता हूँ, किसी पार्टी के हो, आज तक फैसला नहीं होता। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मिसाल के करप्शन बना लें, अंदर बैठ के कहें कि आइंदा जो भी करप्शन करे, जो कर चुका है उसका हम मट्टी डालते हैं, अब नए सिरे से आगे चलते हैं। तो मिसाल के करप्शन में किस किस पार्टी को शामिल करना है सर, वो भी बताएं ना। सारी मैं बता रहा हूँ, हम पीपल्स पार्टी में लोग इल्जाम लगाते थे, PMLN पे इल्जाम लगाते थे, PTI पे भी इल्जाम है, तो तीनों तो हो गए ना मिसाल के उसके MQM के ऊपर भी एक जमाने में करते थे। तो फिर मेरे ख्याल से मिसाल के जमहूरियत करके इसको जो है की जगह मिसाल के करप्शन कर लें और उसके बाद इसको बंद करें और ऐसे से इस मुल्क को लेके चलें, अगर हमें मुल्क को तरक्की करना है। क्योंकि ये तो ओपन एंड शट केस है, सबको पता था फराह गोगी ने क्या तबाही की, पार्टी के पुराने लोग कहते थे, मगर वही वाली बात है कि वो खान साहब कहते थे उसको डिफेंड करो, उसको डिफेंड करो। क्या खान साहब को पता नहीं था? ठीक है महमूद मौलवी साहब, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे। 3 माह बाद इलेक्शंस होने वाले हैं और सियासी सफबंदियां भी हो रही हैं, जोड़ तोड़ भी हो रही है। कौन सी पार्टी आइंदा इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करेगी या हासिल कर सकती है, कौन सी पार्टी इलेक्शंस में होगी और कौन सी नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। 3 महीने बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, दौरे भी हो रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातें दूसरी जमातों से इत्तेहाद भी कर रही हैं। हसन अयूब साहब, सर आइंदा इलेक्शंस में कौन सी जमात कामयाबी हासिल करेगी, कौन सी जमात मुश्किल से कामयाबी हासिल करेगी, कौन सी जमात इलेक्शंस में होगी नहीं? नहीं, बाज़ाहिर कोई ऐसी जमात ऐसी मुझे दिखाई नहीं दे रही जो इलेक्शन में ना हो। आज के दिन तक और जो मेरी इतलात हैं आने वाले दिनों में भी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैलेट के ऊपर होगी और बल्ला भी होगा। और उनके लिए मुश्किलात यकीनन हैं और मुश्किलात जो हैं कुछ जो है वो उन्होंने ख़ुद जो है वो उन्होंने पैदा की हैं और कुछ मुल्की हालातें पैदा करती हैं। और इसके बाद अब आइंदा उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी या कम होंगी, इसका इन्हिसार भी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइंदा की सियासत के ऊपर है। जहाँ तक बात है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए हालात खासे बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ जो कि उनके कायद हैं, जो कि उनके क्राउड पुलर और जिनका वोट है यानी पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो आइंदा चंद दिनों में अपने कुछ दौरे करने जा रहे हैं। 13 तारीख को वो बलूचिस्तान जा रहे हैं और इतलात के मुताबिक तकरीबन 1 दर्जन के करीब इलेक्टेबल्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ जो ऐसे अहम अरकान थे जो कि बाप पार्टी के थे बलूचिस्तान के, जिनके राब्ते हो चुके थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, वो वापस अपनी बाप पार्टी से भी वापस आ रहे हैं और बाप पार्टी का भी इंतखाबी अलायंस होने जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ। अच्छा। इसी तरह सिंध के अंदर आपने देखा कि MQM के साथ तो उनका इत्तेहाद हो चुका है, लेकिन अभी GDA फंक्शनल लीग और उसके साथ साथ जो है जमीयत उलमा इस्लाम, इनके साथ भी इनका जो है इंतखाबी अलायंस बनेगा सिंध की हद तक। फिर इसी तरह KP के अंदर भी अगर अलायंस की बात करें तो मुस्लिम लीग नवाज़, ANP और JUIF का जो है वो पोलिटिकल अलायंस बनेगा। इस पर मे भी शेरपाव खान साहब की पार्टी भी शामिल हो जाए, लेकिन अभी उस हवाले से कोई हतमी चीज़ नहीं है। तो उनके लिए तो यानी विन विन सिचुएशन है कि इन जो छोटी जमातें हैं इनको एक नेशनल लेवल की पार्टी जो कि मरकज़ में हुकूमत बना सकती है उसके साथ इनका इत्तेहाद हो रहा है। तो अच्छा, पंजाब में क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? पंजाब में क्या ये भी एक तजवीज़ सामने आई थी कि शायद काफ लीग को नून लीग में जम किया जा सके, क्या ऐसा मुमकिन है?
और आप समझते हैं पंजाब में एक मजबूत गवर्नमेंट हो सकती है इस वक्त नून लीग की? जी, पंजाब के अंदर तो वो भी डिपेंड करता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आइंदा आने वाले चंद दिनों में वो क्या अपनी पोजीशन इख्तियार करती है। बज़ाहिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसका कोई अवाम में उस तरह वोट बैंक नहीं है, लेकिन वो इलेक्टेबल्स की पार्टी है। जो लोग शामिल हो रहे हैं वो पूरे सूबे के अंदर तो उनकी अहमियत शायद नहीं है, लेकिन अपने जो हल्का है, कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर वो लोग कुछ कहला रहे हैं। उनकी एक अहमियत है उस हल्के के हवाले से। वो अगर जो है 2 मरतबा 3 मरतबा वहाँ से मुंतखब हो चुके हुए हैं, तो ऐसे लोग यकीनी तौर पर उन हलकों के अंदर मुस्लिम लीग नवाज को टफ टाइम ज़रूर देंगे, उनका मुकाबला ज़रूर होगा। अब वो वहाँ पर वो जीत पाते हैं नहीं जीत पाते, क्योंकि इस वक्त हवाओं का रुख जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के लिए ज़्यादा साजगार दिखाई दे रहा है। अच्छा, और सबसे अहम बात जो मैं जी प्लीज कंप्लीट कर लें प्लीज। जी, सबसे अहम बात यह है कि अब आइंदा 2 हफ्ते बाद, यानी 2 हफ्ते बाद आज से जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जो मेन अपील्स हैं वो भी उनकी भी समाअत होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अगर वहाँ पर 4-5 दिन की समाअत के बाद नवाज शरीफ साहब की दोनों उन मेन अपील्स में बरियत हो जाती है, तो वो एक टर्निंग पॉइंट होगा जो कि एक पुश देगा मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिक्स को, और हवा उनके लिए मजीद जो है वो ठंडी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। हवा ठंडी हो जाएगी। जी महमूद मौलवी साहब, सर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का क्या सियासी मुस्तकबिल है? इलेक्शंस हो रहे हैं, आप ये भी बता दें कि आपने इलेक्शन तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ना है, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ लड़ना है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ना है, किसके खिलाफ लड़ना है सर आपने? देखिए, हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे पब्लिक से वोट लेने के लिए, पब्लिक से मसाइल हल करने के लिए। हम किसी के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं इलेक्शन में आए। हम सबके मतलब देखे ना, हम लोगों की हम बात कर रहे हैं कि हम किसी के खिलाफ, हमारा एम जो है लोगों की खिदमत करना है। पार्टी जिसको बोलते हैं ना, हम तनकीद बराए तनकीद की बात नहीं कर रहे, हम तनकीद बराए इस्लाह की बात कर रहे हैं। अगर लोग कहते हैं ना कि आप किसके खिलाफ, क्यों किसी के खिलाफ लड़ेंगे, हम अपना लड़ेंगे, वो अपना लड़ेंगे। वो देखिए जी, आपके बारे में ये कहा जा रहा है आपकी जमात चूंकि नई जमात है और उसका अपना वोट बैंक नहीं है जिस तरह से बाकी बड़ी जमातों का होता आया है, पीपल्स पार्टी नून लीग का, तो आपको वोट किसका पड़ेगा? तहरीक इंसाफ वाले आपसे नाराज हैं, नून लीग का वोट आपको नहीं पड़ेगा, पीपल्स पार्टी का अपना बड़ा एक फिक्स्ड वोट होता है, तो आपको वोट पड़ेगा किसका पड़ेगा? तो वक्त की बात है। देखिए, पब्लिक आवाम जो है बेवकूफ नहीं है, आवाम जो है देख रही है कि किसने क्या किया है, तो वो वोट जो है ना आवाम देगी। तो हम तो आवाम के पास जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, और जब वो वोट हमें मिलेगा तो हम इंशाल्लाह जीतेंगे, अगर वोट नहीं मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक हो गया। नईम पंजोता साहब, सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाने से पहले इस वक्त कहाँ खड़ी हुई है और आपको क्या लगता है रिजल्ट्स क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं? और हेडलेस पार्टी है इस वक्त आपकी, और आपकी जितनी भी फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है या तो वो जेलों में है या फिर कुछ भागी हुई है, तो ऐसे कैसे इलेक्शन लड़ेंगे आप? बहुत शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से जीतेगी। उससे पहले अगर देखा जाए तो कैसे जीतेगी सर, कैसे जीतेगी? अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा इमरान, आप नहीं मेहदी साहब से पूछे, उन्होंने जीत का तो ऐलान पहले कर दिया, इन्होंने जीत का ऐलान तो पहले कर दिया, इनसे पूछें कि इनकी इंतखाबी कैंपेन जो है वो लीड कौन कर रहा है? अनाउंसमेंट तो बाद में करें ना, पहले आप बताएं कि आपकी पार्टी की जो है ना वो लीड कौन करेगा इलेक्शन? जो ठंडी हवाओं की आप बात कर रहे हैं कि ठंडी हवाएं उनके लिए मजीद हो जाएंगी, तो वो तो बाकायदा तौर पर लंदन बैठ के उधर वहां से सारा एग्रीमेंट करके पाकिस्तान में आए कि ठंडा माहौल हो गया, और जिस तरह से पूरा कैंपेन कौन लीड कर रहा है? नहीं भाई, गवर्नर हाउस में मीटिंग हो रही है, पीटीआई की कैंपेन कौन लीड कर रहा है? देख रहा था कि ख्वाजा साद रफीक साहब जो हैं वो किसी जगह के ऊपर जनाब चेक कर रहे हैं, कोई वहां पर कोई पुल बन रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है, वहां पर सर्वे कर रहे हैं। तो किस कैपेसिटी में, किस आइन के तहत उनको कोई प्रोटोकॉल हासिल है, या किसी ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, या उनको कोई मिनिस्टर है? तो एक तो निगरान हुकूमत का बड़ा वाज़ेह किरदार अभी भी नजर आ रहा है। मेरा सवाल मेरे से उन्होंने सुना नहीं है, अगर आप मेरा सवाल पहुंचा दें। मैं पूछ लेता हूं जी। नईम पंजोता साहब, आपकी जो पॉलिटिकल कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन है, लीड कौन करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे ऊपर जो इस वक्त का गन और जिस तरह से गिरफ्तारियां, छापे, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, लोगों को अगवा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, लोगों के घर तोड़कर, कारोबारों के ऊपर कारोबार सील करके, और जो सारी अब आप देखें ना कि 9 मई के हवाले से एक FIR दर्ज थी, तो अगले दिन फिर दोबारा फैसलाबाद में तमाम लोगों को नॉमिनेट कर दिया गया।
असद कैसर जो है, एंटी करप्शन का कोई मामला है केपी में और इस्लामाबाद पुलिस पहुंच जाती है, जी आ जाएं जी, वो तो आए नहीं है लिहाजा हम पहुंच गए हैं। अब आप देख लें कि आज इल्हाम इकबाल की पैदाइश का दिन है और अली नवाज जवान को मनसेरा से उठा लिया गया है। 24 घंटे के अंदर अंदर मुतलका कोर्ट में पेश करना होता है, कहीं पे पेश किया गया। एक तरफ ये भी लोग हैं जिन्होंने 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, यही लोग हैं जिनका मॉडल टाउन के हवाले से केस उसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है कि कार्रवाई जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसको प्रोसेस जो है वो ना की जाए। कभी आपने देखा कि बंदा किसी हाई कोर्ट में गया हो तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है बता दो यार, उसके ऊपर जो है स्टे लग जाए, यहाँ पर स्टे है क्योंकि ये दो कानून है ना। एक सर लीड किसने करना है पार्टी को? नईम साहब, लीड कौन करेगा पार्टी को? देखिए, अदालतों के ऊपर ये इम्तिहान है, के ऊपर बोगस केसेस हैं, उनको फौरन बेल मिलनी चाहिए। हसन अयूब साहब, सर जी आज आपको मुझे पता लग गया है अदालतों का इम्तिहान है। हसन साहब फाइनल कमेंट सर, टाइम कम है। सर जी देखिए, सवाल का एक किसी सवाल का जवाब नहीं मैदर साहब नहीं देते, यही तो उन्होंने जवाब दिया है कि अदालतों का इम्तिहान। हर सवाल का जवाब तफसील से देंगे, लेकिन जो मुतलका सवाल है उसका जवाब उसमें नहीं होगा कि सिर्फ नून लीग की नुमाइंदगी की जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब, हसन अयूब साहब कता कलामी की माजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। महमूद मौलवी साहब भी हमारे साथ थे। इलेक्शंस होने जा रहे हैं, नई नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं, नए नए इत्तेहाद बन रहे हैं और कुछ लोग काफ़ी पुरुमीद हैं कि उनकी हुकूमत बन जाएगी। कुछ लोगों को ये उम्मीद है कि उनकी हुकूमत तो नहीं बनेगी लेकिन शायद उनको अच्छी पॉपुलैरिटी की बेस पर उनको सीटें जो हैं वो मिल जाएँ। आने वाले 3 महीने कैसे गुजरेंगे इस पर हमारी भी नज़र है, आपकी भी नज़र है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।